कि कोर्ट जब 376 का एलिमेंट किसी केस में देखती है तो उसको तुरंत समझते देर नहीं लगती है कि ये बहुत ही सोची समझी एक रणनीति बनाई गई है पति और उसके परिवार वालों को फंसाने के लिए, जिससे कि वो राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि 498 ए की एफआईआर अगर मेरे ऊपर हो जाए तो मैं क्या करूं। 482 में जब हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग पिटीशन डालते हैं तो वो आसानी से क्वेश नहीं होती, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ता है। आज मैं यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगी। तो बात शुरू करने के पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2025 में ये बताया है कि किस तरीके से आप अपने ऊपर लगे हुए 498 ए की एफआईआर को खत्म कर सकते हैं, उसको क्वैश करा सकते हैं। वो 3 तरीके कौन से हैं और कौन सा है वो लैंडमार्क जजमेंट जिसमें ये तीनों कारण बताए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आज मैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट की बात कर रही हूँ जो कि अभी रिसेंटली 2025 में आया है। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बताया है कि किस तरीके से 498 ए को क्वैश कराया जा सकता है। ये लैंडमार्क जजमेंट है सुमन मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये लैंडमार्क जजमेंट है 2025 12 फरवरी का, तो बिल्कुल रिसेंट नया जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही 498 ए को खत्म करने के लिए माने क्वैश कराने के लिए किस तरीके से कौन कौन से तरीके अपनाए जाने चाहिए इन सब का खुद ही उल्लेख किया है। तो इस केस में पति पत्नी की 2016 में शादी होती है। कुछ ही समय बाद दोनों में अनबन हो जाती है और मनमुटाव शुरू हो जाता है। रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर पति ने अंडर सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत एक डिवोर्स पिटीशन डाल दी। हस्बैंड जब डिवोर्स का ये केस डाल देता है तो वाइफ को नोटिस सर्व हो जाने के बाद भी वो अपीयर नहीं होती है। अब जब पत्नी अपीयर नहीं होती है तो फैमिली कोर्ट ने एक्स पार्टी डिग्री हस्बैंड के फेवर में ग्रांट कर दी। अब हस्बैंड डिवोर्स के बाद दूसरी शादी भी कर लेता है। इसी बीच जब डिवोर्स की पिटीशन दाखिल की जाती है हस्बैंड के द्वारा, तभी वाइफ भी एक 498 ए के तहत पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ एक एफआईआर कराती है। वाइफ ने 498 ए आईपीसी, सेक्शन 354 आईपीसी और सेक्शन 376 आईपीसी की धाराएं लगाई। 498 ए में उसने कहा कि मेरे साथ मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और हस्बैंड ने क्रूएलिटी की, मुझसे दहेज की मांग की और वहीं ब्रदर इन लॉ पर 376 आईपीसी के तहत रेप का चार्ज लगा दिया। अक्सर ऐसा देखा गया है कि महिलाएं पति और उसके परिवार के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाने के लिए रेप का चार्ज लगा दिया करती हैं 376 के अंतर्गत, जबकि इस तरीके के लगाए गए झूठे रेप के मामले 99% गलत होते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाने के लिए इस तरीके के चार्जेस महिलाओं के द्वारा लगा दिए जाते हैं। इसमें 1% सच्चाई होती है जो कि अक्सर सामने आ भी नहीं पाती है। तो फॉल्स केसेस के साथ अगर 376 का चार्ज लगा हुआ है तो वो हमेशा, तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अक्सर झूठा ही होता है, क्योंकि सारे केसेस जो हैं वो फॉल्स होते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाने के लिए डाले जाते हैं। और एक बात ये भी है कि कोर्ट जब 376 का एलिमेंट किसी केस में देखती है तो उसको तुरंत समझते देर नहीं लगती है कि ये बहुत ही सोची समझी एक रणनीति बनाई गई है पति और उसके परिवार वालों को फंसाने के लिए, जिससे कि वो बाहर आसानी से निकल ही ना सके। अब जब पत्नी एफआईआर दर्ज करवाती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने 376 रेप का जो चार्ज लगाया गया था उसे गलत मानकर उसे हटा दिया।
पुलिस केवल 498A के अंदर सास, ससुर, ब्रदर इन लॉ और पति के ऊपर चार्जेस लगा के और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर देती है। अब इस बात से परेशान होकर पति और उसकी पूरी फैमिली हाई कोर्ट में जाती है, अपनी क्वेशिंग पिटीशन लगाती है 498A के इस केस के अगेंस्ट। 482 CRPC में हस्बैंड ये आर्ग्यू करता है कि ये जो 498A का मेरे खिलाफ जो केस किया है, मेरे और मेरी फैमिली के खिलाफ मेरी पत्नी ने, ये टोटली फॉल्स है और ये एक आफ्टर थॉट है मेरे डिवोर्स पिटीशन डालने के बाद। अब यहाँ हाई कोर्ट ने पति की ये क्वेश्चन पिटीशन ये कहते हुए खारिज कर दी कि अगर आपके ऊपर आपकी पत्नी ने एलिगेशन लगाए हैं तो जांच होगी। अब हाई कोर्ट के इस फैसले के साथ पूरी फैमिली, पति और उसकी फैमिली सुप्रीम कोर्ट जाती है। यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 498A और डिवोर्स दोनों केसेस पर नजर डालती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पति ने परेशान होकर पत्नी से डिवोर्स की डिक्री डाल रखी थी, जबकि पत्नी डिवोर्स पिटीशन डालने के कुछ महीने तक इंतजार करती है और उसके बाद 498A की FIR दर्ज करवाती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यहाँ कहना था कि अगर किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है तो वो इतने महीनों तक इंतजार क्यों करेगी? क्या वो तब FIR दर्ज नहीं करवाएगी जब उसके साथ क्रूएलिटी हो रही थी? क्यों उसने ये इंतजार किया कि हस्बैंड जो है वो डाइवोर्स पिटीशन डाले और उसके बाद वो काउंटर FIR करवाए उसके ऊपर? पत्नी का ये करना भली प्रकार से ये शो करता है, अच्छी तरीके से ये शो करता है कि पत्नी ने पति को और उसकी फैमिली को हैरास करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए इस तरीके की 498A के तहत FIR करवाई और ये पति की डिवोर्स पिटीशन का आफ्टर थॉट है। अब यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा केस समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पहली बात आपको ये समझ लेनी है कि अगर आपके साथ क्रूएलिटी होती है, आपके साथ लड़ाई झगड़ा पत्नी का चलता है और वो आपको टॉर्चर कर रही है, मेंटली फिजिकली हैरास कर रही है, तो आप वेट मत करिए और तुरंत डिवोर्स की पिटीशन डालिए। ये मत इंतजार कीजिए कि पहले पत्नी आपके ऊपर 498A और DV जैसे केस डाल दे। तो इन सब चीजों का इंतजार बिल्कुल मत करिए, इमीडिएटली आप डिवोर्स का केस डाल दीजिए और उसकी नोटिस सर्व हो जाने के बाद पत्नी को, अगर वो फिर उसके बाद कुछ करती है नोटिस मिल जाने के बाद, तो ये ग्राउंड आपके लिए बहुत फेवरेबल होंगे, कोर्ट आपको रिलीफ दे सकती है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ दूसरा पॉइंट उठाया था। अब दूसरा पॉइंट क्या था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब उसने 498A की FIR करवाई थी, उसके साथ ही 376 IPC ब्रदर इन लॉ के खिलाफ रेप का चार्ज भी लगाया था, जिसे पुलिस ने नहीं माना। और चलिए, पुलिस ने अगर नहीं माना तो अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ था तो आपको उसकी प्रोटेस्ट पिटीशन डालनी चाहिए थी, उसका विरोध करना चाहिए था और मजिस्ट्रेट के सामने जाकर ये कहना था कि मैं पुलिस की फाइंडिंग से सहमत नहीं हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है और मैं इससे सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ और इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने अगर इसको प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई प्रोटेस्ट पिटीशन नहीं डाली, कोई शिकायत नहीं की, तो इसका मतलब कि ये फॉल्स एलिगेशन था और आपकी FIR झूठे तथ्यों पर आधारित है। अब यहाँ कैसे माना जा सकता है कि अगर 376 का जो आपने आरोप लगाया था वो झूठा था, तो यहाँ लगाया गया 498A का जो एलिगेशन है वो सच है? ये किस आधार पर हम इस चीज को कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो 498A का एलिगेशन है ये भी सच है? इसका मतलब कि ये भी गलत है। अब चूंकि FIR के एक पार्ट को पुलिस ने हटा दिया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो कैसे मान लिया जाए कि दूसरा पार्ट 498A का सच है? यानी कि आपकी टोटल FIR जो है वो फॉल्स है। अब इस पॉइंट से आपको एक दूसरा आधार मिलता है, वो ये कि अगर मान लीजिए आपके खिलाफ कोई FIR हो जाती है, पुलिस चार्जशीट में उन पॉइंट्स को छोड़ देती है, तो आप
जब भी क्वेश्चन पिटीशन डालेंगे तो वहां पर ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ने कुछ पॉइंट्स को छोड़ दिया और जिनको पुलिस ने झूठा माना और आपकी पत्नी ने उसको प्रोटेस्ट भी नहीं किया। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि उन्होंने यानी सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त 2023 को एक जजमेंट पास किया था, इकबाल इलियास बाला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें ये कहा गया था कि आपके साथ जब भी कोई क्रूएलिटी हो रही है, कुछ भी होता है, तो उसका स्पेसिफिक टाइम और डेट बताया जाना जरूरी है। अगर आप टाइम और डेट मेंशन नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपकी शिकायत झूठी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसी केस को फॉलो करते हुए इस केस में बताया, इस केस में जजमेंट में अपने बताया कि चूंकि यहाँ पर पत्नी के द्वारा कोई स्पेसिफिक टाइम और डेट का उल्लेख नहीं किया गया है, ऐसे में इन एलिगेशंस को कंसीडर नहीं किया जा सकता। अब इस पॉइंट से हमें तीसरा जो आधार मिलता है कि अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है तो आप उसको चैलेंज करते समय स्पेसिफिक अगर उसमें डेट और टाइम नहीं पड़ा है तो ये आपके लिए फेवरेबल होगा। इन तीनों पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति और उसकी फैमिली को बाइज्जत बरी कर दिया और उस एफआईआर और चार्जशीट को क्वैश करने के आदेश दे दिए। तो इस जजमेंट के 3 पॉइंट से मिले 3 ग्राउंड से आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर आपके खिलाफ फॉल्स एफआईआर लिखाई जाती है, कैसे आप अपने खिलाफ हुए झूठे केसेस को हैंडल कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा या आपके काम का है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा उन लोगों को जो फॉल्स केसेस में उलझे हुए हैं और जिन्हें इसकी बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि YouTube का जो एल्गोरिदम है वो मुझे सपोर्ट कर सके। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर ना किया हो तो, और अगर किया हो तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।